हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना शनि। हमारे इस सिंग क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के फीटस और एम्ब्रायो और ज़ायगोट्स के बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अगर आप ये कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्रीवियस क्लास में आप वीडियोस ज़रूर देख लें, ठीक है। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। और आज कई तरह के पिल्स हैं, कई तरह के जो मेडिसिन्स हैं जिसके वजह से प्रेगनेंसी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, उसके बारे में भी फर्दर डिटेल्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गूगल कंपनी ने एक एप्लीकेशन बनाया है यूट्यूब एप्लीकेशंस, ठीक है। और वो यूट्यूब कंपनी ने एक ऑप्शन भी दिया है सब्सक्राइब का, तो वो सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं और ना ही लाइक करते हैं, तो वो ज़रूर करते हैं। कंपनी ऐसा फ्री में ही प्रोवाइड किया है, तो आपके टच होने से आपके फिंगर तो घिसेंगे नहीं, आपके हैंड तो दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हैं मेरे लिए, ठीक है। अगर हमारा लेक्चर सही में समझ में आ रहा है तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ज़रूर और ज़रूर। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट का। सो प्लीज़ गाइज, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेक्चर क्या है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशंस क्या होता है, सेक्सुअल साइकिल क्या होता है, ये सारा टर्म्स एक ही होता है। होता क्या है ये क्या होते हैं ना, जो ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिमूवल। देखिए, ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ये आपका यूट्रस है ना, इस पार्ट को यूट्रस कहते हैं। और यूट्रस का ये वाला जो लेयर है ना, इंडोमेट्रियम लेयर, मैंने बताया था ना, तो ये इंडोमेट्रियम लेयर एक्चुअल में होता क्या है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में। देखिए ध्यान से, ये इंडोमेट्रियम लेयर जो होता है, ये वाला लेयर, इसमें बता रहा हूँ, ये वाला जो लेयर है, ये वाला लेयर जो है ना, ये लेयर टिश्यू का लेयर बना होता है। ये लेयर टूट करके बाहर रिलीज होना स्टार्ट करता है, और ये भी लेयर जो है इंडोमेट्रियम लेयर का, ये भी टूट करके बाहर रिलीज होना स्टार्ट होता है। और यहाँ पे एक फॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ, वो भी बाहर रिलीज होना, यहाँ पे नहीं, इस जगह पे होते हैं, तो यहाँ से वो निकलना, बाहर रिलीज होना स्टार्ट होता है विद ब्लड के साथ। ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, निकल रहा है ना, इसी प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल सेक्सुअल साइकिल कहते हैं, या फिर मंथली पीरियड कहते हैं। ये वोमेन्स में होता है, ठीक है ना। अब देखिए डेफिनेशंस क्या होता है। द ब्रेकिंग डाउन, ठीक है, द ब्रेक डाउन ऑफ रिमूवल ऑफ द इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग, ठीक है, ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस का इनर थिक मोटा, ठीक है ना, ये लेयर ब्रेकिंग होने लगता है विद अलोंग विद इट्स ब्लड, और साथ में ब्लड भी रिमूव होता है, ठीक है ना। वेसल्स फ्रॉम द वेजाइनल ब्लीडिंग, क्या होता है, ये जो वेजाइना है ना, इस वेजाइना से ये बाहर रिलीज होना स्टार्ट करता है। क्या क्या रिलीज हो रहा है, ये मसल्स का टिश्यूज है ना, ये टिश्यूज का जो लेयर है, ये टिश्यूज इंडोमेट्रियम लेयर होता है वो, और साथ में कई तरह का ब्लड और कई तरह का हार्मोन्स भी होता है, वो सारा चीज बाहर में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है थ्रू वेजाइना, ठीक है। उसी को हम लोग ब्लीडिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस को ही मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशंस या फिर हम लोग कहते हैं मंथली पीरियड, ठीक है। ये सारा ये बस ये चीज है। अब ये चीज के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, वो टर्म्स को हम लोग को पढ़ना है। देखिए टर्म्स क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला क्या, व्हेन ए गर्ल्स रीच प्यूबर्टी एज ऑफ द अबाउट 10 to 12 ईयर्स। एक पॉइंट भूल गया था। देखिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है हर 28 डेज में होता है, ठीक है। जैसे आज कोई फीमेल में ये ब्लीडिंग रिलीज हुआ, ठीक है, आज ब्लीडिंग रिलीज हो गया। अब आज के बाद 5 दिन तक ये कंटिन्यू, कितने दिन तक ये ब्लीडिंग होता है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया है 3 to 5 डेज, ठीक है ना। कितने दिन रिलीज होता है, ये 3 to 5 डेज कंटिन्यू रिलीज होता है। और 3 to 5 डेज के बाद, आज जैसे 1 2 3 4 5th डेज कंप्लीट हो गया, रिलीज हो रहा है 5th डेज तक। 5th डेज के बाद, ठीक है ना, 28 डेज आप ऐड कर लो तो 28वां दिन में फिर वापस रिलीज होना स्टार्ट होगा। ये हर मंथ में फीमेल के साथ होता रहता है, और बहुत सारा पेन भी होता है स्टमक के नीचे साइड में, एब्डोमिनल रीजन्स में, ठीक है। तो आप पहले ये देख लीजिए, व्हेन द गर्ल क्या करते हैं वो, अगर 10 to 12, ये क्या है,
10 to 12 ईयर्स अगर वो पहुंच जाती है, अगर कोई फीमेल है जिसका एज 10 to 12 हो जाता है, तो क्या होता है ना, उसके बाद जो सेक्स हार्मोन्स है वो रिलीज होना स्टार्ट होता है। मैंने बताया था ना, प्यूबर्टी एज अटेन होता है तो फिर क्या होता है, उसके बाद उसके बॉडी में सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होता है। तो ये जो हार्मोन्स है, सेक्स हार्मोन जो रिलीज हो रहा है, इसका काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ठीक है। दो तरह का हार्मोन्स होता है। तो ये क्या काम करता है ना, ये हमारे नहीं, फीमेल के बॉडी में ये हार्मोन्स रिलीज होता है। अब ऐसे नहीं रिलीज होकर के बाहर नहीं निकलता है, ये ऐसे नहीं, ये हार्मोन्स जैसे ही 10 to 12 ईयर्स अटेन कर लेते हैं ना, तो उसके बॉडी में सेक्स हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो सेक्स हार्मोन्स क्या करता है, उसके ब्लड में इंटर कर जाता है। किसमें इंटू हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है। अब ब्लड में जैसे ही वो मिक्स होता है ना, तो वो ब्लड के बाद फिर क्या करता है, वो ना ओवा को, जो ओवा है ना, ये ऑलरेडी ओवा प्रेजेंट रहता है ना, ओवा, इसमें एग जो प्रेजेंट है वो बर्थ के समय में ही जो फॉर्मेशन हो गया था, तो ये 10-12 ईयर तक ये वेट करते रहती है कि एग है ये यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जैसे ही 12 ईयर या 10 ईयर अटेंड करता है ना, तो उसके बाद फिर सपोज दैट यहाँ पे कोई हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स क्या करता है, इस पे वर्क करता है। किस पे, इसके ओवरीज पे ये वर्क करता है। तो ये वाला जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स किस पे इफेक्ट करेगा, इस ओवरीज पे, और ये ओवरीज फिर क्या करेगा, यहाँ से एग को मैच्योर करेगा पूरी तरीके से, और मैच्योर करने के बाद अब यहाँ से मैच्योर होकर के एग रिलीज होना स्टार्ट करेगा। समझ में आया ये हार्मोन्स किस तरीके से रोल करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट, बिकम द मैच्योर। नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुएशन जो है यूजली अकर 14 डेज। देखिए अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, अकर ये 14 डेज मेंस्ट्रुएशंस, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेंस्ट्रुएशंस अकर द 28 डेज। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से समझिए। मेंस्ट्रुएशंस 28 डेज तो होता है, लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन, किसके बाद, ओव्यूलेशन के बाद। आपको एक चीज तो मन में बिल्कुल फिक्स करना है फेविक्विक के साथ, ठीक है, कि जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो 28 डेज में होता है, हर 28 डेज के बाद मेंस्ट्रुएशन होता है। अब ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए ये वाला पॉइंट क्या है ना, ये जो ओव्यूलेशन है ना, मैंने ये पॉइंट शायद नहीं बताया था, मैंने मिस्टेक कर दिया था या भूल गया होगा। देखिए ओव्यूलेशन क्या होता है ना, कि ये दिख रहा है आपको ओवरीज, इस ओवरीज में ये जो एग है ये निकल गया और इस जगह पे पहुंचा, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहेंगे। अब ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, तो हर 14th डेज में होता है। कब होता है, हर 14 डेज में। सपोज डेट आज फर्स्ट डेज है, 2 3 4 5, 5 दिन तक क्या हो गया, 5 दिन तक तो ये चला, ये मेंस्ट्रुएशन चल गया। 5 के बाद ये जो 14th 5 है ना, ये हो जाएगा 6th 7th 8, उसी तरीके से 9 10 होते होते यहाँ पे 14 तक पहुँचे, ठीक है। तो ये 1 से लेकर के ये 14 तक, इस 14th में जैसे ही अभी से लेकर के 14 डेज हो जाएगा, ये यहाँ से मेंस्ट्रुएशन जब से पीरियड स्टार्ट हुआ तब से 5 दिन तक पीरियड हुआ। 5 दिन के बाद 6 7 8 9 10 इसी तरीके से होते हुए 14 डेज जैसे अटेंड करेंगे ना, तब ये ओव्यूलेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा। वापस मतलब ये एग जो है यहाँ से निकल करके इस जगह पे पहुँच जाएगा। मतलब कोई भी फीमेल में ये एग कब निकलता है, तो हर 14 दिन में ये यहाँ से निकल करके इस जगह पे वेट करता रहता है, ठीक है ना, क्या, एग। अब यहाँ तक वेट किया 14 डेज तक, किसका वेट किया, स्पर्म का वेट किया। क्यों वेट किया, फर्टिलाइजेशन के लिए। अब स्पर्म अगर सपोज आया ही नहीं, कोई एक फीमेल है जो कि वो मैरिज नहीं की है या सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं की है, उसके बॉडी में स्पर्म नहीं आया, तो तब ये क्या करेगी, ये वाला जो है ना आपका एग जो है, ये क्या करेगा, वेट करता रहेगा कि कोई तो स्पर्म आए, यहाँ से आए और इसके पास फ्यूज करे। लेकिन जब स्पर्म नहीं आता है ना, तो ये क्या करता है, फिर वेट करते करते फिर ये वापस रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो वापस रिलीज होकर के यहाँ जो निकलेगा ना, तो ये कब निकलता है, अब ये वापस यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 14 है ना, 15 16 17 18 19 28 डेज में वापस स्टार्ट हो जाता है,
ठीक है, कब ये स्टार्ट हो गया, फिर ये 28 डेज में वापस स्टार्ट हो गया। स्टार्ट पहला कब हुआ था, 1 से 5 डेज तक स्टार्ट हुआ, 14 डेज में ये यहाँ निकला, यहाँ से लेकर के अब यहाँ पे वेट करेगा, वेट करता रहेगा स्पर्म का कि कोई आए। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब ये क्या करता है बेचारा, देखते हैं ये जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वापस यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जब निकलेगा ना इस जगह पे, ये कब जो एग है ये कब निकलेगा, फिर ये निकलेगा 28 डेज से वापस स्टार्ट हो गया। 28 डेज, 29, 30, फिर 1 2 3 4 जो भी है, उसके बाद से है ना फिर 5 दिन आप ऐड कर लीजिए। 28 के बाद से 5 दिन ऐड कर लीजिए। 5 दिन जो होगा वो मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका पीरियड किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ एक पॉइंट मिस हो रहा है। हाँ, मिस क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जो एग हुआ था, ये ओवरीज से ये एग निकला था ना, ये जो एग निकला यहाँ पे, ये निकलने के बाद अब 14 डेज तक तो वेट किया। 14 डेज के बाद जब देखता है कि नहीं निकल रहा, 14, 15, 16, 17, 20 तक वेट करता है। ये वेट करने के बाद ये वापस जब निकलना स्टार्ट होता है ना, वापस देखता है कि मेरे पास स्पर्म नहीं आया, तब क्या होता है ना, ये वाला जो लेयर दिख रहा है ना, ये वाला ब्लू वाला जो लेयर था, ये लेयर को भी तोड़ते हुए निकलता है। ऐसे ऐसे करके ये वाला लेयर टूटना स्टार्ट करता है। ये तो एग रिलीज ही हो रहा है, साथ में ये लेयर है ना ये भी टूटता है। ठीक है, ये ब्रेकिंग होते हुए साथ में ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, और ये जो रिलीज होता है ना ब्लीडिंग वगैरह, ये इतना ब्लीडिंग होता है कि सोच लीजिए कि 5 दिन कंप्लीट लगा देता है ये निकलने में। 5 दिन की एवरेज 5 डेज है, किसी में 3rd डेज 4 डेज, किसी में 2-2.5 दिन में ही ये ब्लीडिंग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फुल्ली तरीके से 5 दिन कंप्लीट ले लेता है। तो ये वाला निकलना जो प्रोसेस हो गया, इसी प्रोसेस को हम लोग मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है ना, मेंस्ट्रुएशंस यूजुअली अकर 14 डेज, ये तो बता दिया ना। आफ्टर द ओव्यूलेशंस, ओव्यूलेशन कब होता है, 14 डेज। अब 14 डेज के बाद फिर वापस मेंस्ट्रुएशन, मतलब 28 दिन हो गया ना, 14 + 14 28 डेज। ठीक है ना, और ये 3 to 5 डेज होता है। इफ द ओवम डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, क्या होगा कि ओवम जो है, ये जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, तब क्या होगा, तो अभी बताया ना थोड़ी देर पहले कि अगर वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे फर्टिलाइज मेंस्ट्रुएशन टेक प्लेस अगेन, वो वापस मेंस्ट्रुएशन फिर साइकिल चलता रहेगा। ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड अगेन द 1 since 20 डेज, फिर वापस 28 डेज में होना स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन स्टॉप भी होता है, क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप भी हो जाता है। कब, जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तब। देखिए अब क्या होता है, ये वाला ये जो लेयर है, देखिए ध्यान से, ये क्या है ना, सिंगल सा लेयर बना रहा हूं अभी, सपोज डेट इस तरीके से है। हाँ, अभी क्या है ना कि सपोज डेट ये वाला एग यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये जो ओवरी, यहाँ से ये क्या आ गया, एग आ गया। ठीक है, यहाँ पे पेनिस इन किया इस जगह पे और स्पर्म्स यहाँ पे रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये जो स्पर्म्स रिलीज करेगा ना, तो ये इस तरीके से पहुँचते पहुँचते ये उड़ता हुआ यहाँ पे तैरता हुआ इसके पास जाएगा और इस तरीके से फ्यूज़ हो जाएगा। फ्यूज़ होने के बाद एक ज़ायगोट बना देगा। देखिए जैसे ही यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है ना, ज़ायगोट हो जाता है ना, तो ये पता हमारे बॉडी को पता, हमारे नहीं फीमेल के बॉडी को पता चल जाता है कि हाँ कि ये फ्यूज़ हो गया है। तो उसके बाद फिर क्या होता है ना, ये वाला जो लेयर दिख रहा था ना, ये वाला, तो ये लेयर बहुत ही अच्छा से और बिल्कुल मोटा और थिक फॉर्म्ड हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म्ड हो जाता है। अब ये टूटता नहीं है, पहले क्या हो रहा था, पहले टूट रहा था, ये वाला लेयर टूट करके बाहर रिलीज हो रहा था, लेकिन अब ये टूटेगा नहीं। अब क्या होगा, अच्छी तरीके से मैच्योर होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइज्ड हो गया। अब ये मैच्योर क्यों होगा ना, ये मैच्योर इस वजह से होगा क्योंकि फर्टिलाइज्ड हो गया। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है ना, इस जगह पे आकर के ये चिपक जाता है ना, तो अब ये फर्टिलाइज होने के बाद उसको, अब जैसे ये फर्टिलाइज होता है ना, तो ये वाला जो घर है ना बनाना स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस एम्ब्रायो को यहाँ पे हम लोग रखेंगे, एम्ब्रायो को अपने घर में रखेंगे। अब घर में रखेंगे तो अब घर पे रखेंगे तो अच्छा, मतलब साफ सुथरा रखेंगे और बिल्कुल चमका करके रखेंगे तब ना। तो ये हम बिल्कुल घर को चमका करके रखे, क्रीम पाउडर लगवा दिए चारों साइड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इस वजह से ये थिक हो जाता है और भी बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म्ड हो जाता है। क्योंकि इस वजह से थिक होता है क्योंकि अब यहाँ पे आस्ते आस्ते एम्ब्रायो बनेगा, फिर क्या बनेगा, फीटस बनेगा, फिर एक अच्छा सा बेबी बनेगा। तो ये वाला घर
बढ़िया नहीं बनाएंगे तो आपका बेबी सुरक्षित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इस वजह से ये घर अब बनना स्टार्ट बढ़िया कर देता है। पहले क्या कंडीशन हो रहा था, पहले तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ था तो तब तो ये वाला लेयर टूट करके रिलीज हो रहा था, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये वाला लेयर और अच्छा से बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अब जब ये लेयर बन रहा है अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे घर बनना है, तो ये ओवरीज है ना, इसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है क्या कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ से अब आपको यहाँ से वापस नेक्स्ट मंथ में एग नहीं निकालना है। समझ में आया क्या? जैसे ही यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया ना, ये वाला एग यहाँ पे आ गया ना, तो इस ओवरी को, दोनों ओवरी को पता चल जाता है क्या कि अब एग मत रिलीज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब ऑलरेडी अब बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से ये एग आएगा ही नहीं। जब यहाँ से एग आएगा ही नहीं तो क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल होगा उस समय? अब मेंस्ट्रुएशन में क्या होता था, ये वाला लेयर ही ना टूटता था, ब्रेकिंग होता था। अब तो ये घर बन रहा है तो हम तोड़ कैसे सकते हैं? तो इस वजह से मेंस्ट्रुएशन उस समय स्टॉप हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, ठीक है ना। प्रेगनेंसी जैसे हो जाता है तो ये वाला लेयर अब टूटना बंद हो जाता है, क्योंकि पहला तो ये आपका ये वाला एग रिलीज नहीं होगा ये ओवरी से, और दूसरा क्या है कि ये घर बनाएंगे या तोड़ेंगे बेबी के लिए, तो घर बना रहे हैं। अब जब घर बनाएंगे तो टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। इस वजह से क्या है, मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है टेम्पोररी। अब टेम्पोररी होता है ना, मतलब 9 मंथ के लमसम में, 9-10 मंथ के लमसम में आपका प्रेगनेंसी पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। उस समय होगा नहीं, क्योंकि अब तो घर बन रहा है बेबी के लिए, ठीक है। ओवम फर्टिलाइज्ड एंड गेट द प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन फिर से स्टार्ट भी होता है। कब? जब बेबी का डिलीवरी हो जाता है, ठीक है ना। जब बेबी का डिलीवरी हो जाएगा तब फिर वो वापस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब तो बेबी बाहर निकल गया, डिलीवरी हो गया, बर्थडे मनाएंगे। अब जब बर्थडे मनाएंगे उसके बाद ये सब चीज़ ठीक हो गया, अब यहाँ से वो कार्यक्रम वापस स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुएशंस का। ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया मेंस्ट्रुएशंस का। क्वेश्चंस कई बार एग्जाम्स में आया है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ लिया था, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। मेंस्ट्रुएशंस के बाद उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है क्या कि ये मेनार्क क्या होता है। समझिए ये मेनार्क क्या होता है। मेनार्क का एक डेफिनेशन पहले पढ़ लीजिए, द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस। मतलब क्या होता है ना, मेनार्क एक ऐसा चीज़ है जिसमें से कोई फीमेल है, वो फीमेल्स क्या करेगी, जब फर्स्ट टाइम उसका पीरियोडिक स्टार्ट होगा या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा, जो पहला बार जो स्टार्ट हो रहा है ना पीरियड या मेंस्ट्रुएशंस, उसी पहले वाले मेंस्ट्रुएशंस को ही हम लोग मेनार्क कहते हैं, और कोई भी बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चंस यहाँ पे उठता है कि जो फर्स्ट बार जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा कोई सा भी वोमेंस में या कोई भी फीमेल्स में, वो कब हो सकता है, तो वो देखिए 11 to 12 ईयर जब अटेंड कर लेती है कोई भी फीमेल। जैसे ही कोई भी फीमेल है, अगर वो 11 ईयर हो गया उनका या फिर 12 ईयर हो गया उनका, तो वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उस समय, मैंने बताया था। और जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा ना, फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुएशन होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। ये होता है आपका फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशंस पीरियड ऑफ द प्यूबर्टी, है ना, प्यूबर्टी स्टेज जैसे ही अटेंड करते हैं उसी को हम लोग मेनार्क कहते हैं। जनरली इट अकर 11 to 12 ईयर, इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है। कई जगह पे ये जो मेंस्ट्रुएशन का जो पहला पार्ट जब स्टार्ट होता है, मतलब फर्स्ट टाइम जब ऐसा होता है, तो साउथर्न साइड में कई जगह पे क्या होता है, उसमें धूमधाम से ना पूजा पाठ भी किया जाता है, क्योंकि उन लोगों का मान्यता होता है कि अगर कोई फीमेल फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ, मीन्स पीरियड स्टार्ट हुआ, तो अब वो एक मैच्योर गर्ल्स बन चुकी है, ठीक है। और धूमधाम से थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कई तरह का चीज़ होता है जो परंपरा होता है, कई जगह पे ऐसा भी होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज क्या होता है, जैसे ये फर्स्ट स्टार्टिंग था ना, तो ये लास्ट एंडिंग था। ये क्या होता है, जब कोई वोमेंस, अब देखिए कोई हम गर्ल्स के बारे में नहीं बता रहे, अब हम वोमेंस के बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुनिए, जब कोई वोमेंस क्या होता है, परमानेंट स्टॉपिंग द मेंस्ट्रुएशंस, जब कोई वोमेंस परमानेंट स्टॉपिंग हो जाता है मेंस्ट्रुएशंस का, मतलब जब कोई वोमेंस है ना 40 साल 50 साल के लमसम में हो जाती है, 45 ईयर्स हो जाती है, तब क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन तो हर मंथ आता ही रहता है, लेकिन एट ए कब तक आएगा, क्या ये पूरा मतलब 70 ईयर्स कोई एक ओल्ड वोमेंस है उसमें भी होगा क्या, तो नहीं, उनमें नहीं होता है। तो ये जो मेंस्ट्रुएशंस है ना, मतलब मेनोपॉज है ना, तो ये मेनोपॉज जो
जो होता है 45 to 50 ईयर्स तक ही होता है। उसके बाद क्या होता है, हमेशा के लिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो बंद हो जाता है। उसके बाद वो मेंस्ट्रुएशन फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन नहीं आएगा का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अब नहीं आएगा का मतलब हम पढ़े थे ना कि इस तरीके से ओवरी था, इस तरीके से ओवरी था ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और यहाँ पे इस ओवरी से एग आता है, एग आकर के इस जगह पर के, इस जगह पे इस वाला जो लेयर है इस जगह पे जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, इम्प्लांटेशन इसे कहते हैं। तो क्या होगा ना, जब आफ्टर 45 to 50 ईयर्स अटेंड कर लेंगे तो उसके बाद क्या होता है कि ये ओवरी में, ये जो ओवरी है उस ओवरी में क्या प्रेजेंट था, एग प्रेजेंट था ना, तो अब ये एग पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इस वाला में भी और इस वाला में भी, दोनों में अब एग है ना खत्म हो गया, अब एग ही नहीं है तो ये निकलेगा क्या, और जब ये निकलेगा ही नहीं तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होगा। इस वजह से 45 to 50 ईयर्स तक ये एग कंप्लीटली खत्म हो जाता है ओवरीज में, और क्या होता है इसकी वजह से ये मेनोपॉज हो जाता है, मतलब अब कोई वुमेन्स में मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो एंडिंग पॉइंट है, कभी कभी पूछता है, ये ज़्यादा नहीं पूछता है लेकिन कभी कभी पूछता है। अब एक नया टर्म्स है, नया टॉपिक है बर्थ कंट्रोल। ये बर्थ कंट्रोल्स क्या होता है, देखिए बर्थ कंट्रोल्स का मतलब होता है क्या कि कोई भी वुमेन्स, ठीक है, कोई भी वुमेन जिसका मैरिज हो चुका हो तो उसे हम लोग प्रेग्नेंट नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई वुमेन्स प्रेग्नेंट नहीं होना देना चाहते हैं उसे, तो हम लोग उसी चीज़ को ही हम लोग बर्थ कंट्रोल कहते हैं। मतलब बर्थ का मतलब जन्म हो रहा है, और जन्म किनका जन्म होता है, बच्चों का ना, तो बच्चों का जन्म नहीं होने देंगे तो उसके लिए कई तरह का ऐसा ऐसा चीज़ है जिससे हम लोग, उससे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि हाँ हम बच्चे को अभी नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसी टर्म्स को ही बर्थ कंट्रोल कहते हैं। ठीक है, मतलब नया कोई बेबी को हमको नहीं फॉर्मेशन करना है, उसी चीज़ को बर्थ कंट्रोल कहते हैं। अब देखिए ये जो बर्थ कंट्रोल है ना, तो बर्थ कंट्रोल का मतलब सपोज एक कोई मेल है, ये कोई एक मेल है, ये कोई फीमेल है, दोनों कॉपुलेशंस हुआ और एक नया बेबी का फॉर्मेशंस हुआ। ठीक है, आफ्टर मैरिज में सपोज या बिफोर मैरिज जो भी है कंडीशन, ठीक है, तो नया बेबी का फॉर्मेशन हुआ। तो क्या होता है बर्थ कंट्रोल में, कोई मेल या फीमेल आए और कॉपुलेशन किए या मेटिंग किए, लेकिन हम क्या करेंगे ना, बेबी का फॉर्मेशन नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो बेबी का फॉर्मेशन, मेटिंग होगा बट बेबी का फॉर्मेशन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे कंडीशंस को ही हम लोग बर्थ कंट्रोल कहते हैं। अब इन दोनों को जब हम लोग स्टॉप कर देंगे, मतलब बेबी का फॉर्मेशन नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ करें जिससे हम आगे फॉर्मेशन नहीं करें, बेबी का फॉर्मेशन नहीं करें, बेबी को हम अभी बनने नहीं दे। जैसे सपोज डेट कोई नया कपल मैरिज कर लेते हैं, मैरिज करने के बाद 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, 2 ईयर कंप्लीट हो जाता है, फिर भी बेबी का फॉर्मेशन नहीं होता है। उन लोगों का क्या था, प्लानिंग क्या रहता है, नहीं अभी बेबी का फॉर्मेशन नहीं करना, अभी बेबी का प्लानिंग नहीं करना, तो आफ्टर 3 ईयर्स के बाद वो बेबी का प्लानिंग करते हैं या 4 ईयर्स के बाद प्लानिंग करते हैं। तो अब 4 ईयर तक इसका मतलब थोड़ी ना इन दोनों में मेटिंग नहीं हुआ होगा, कॉपुलेशन नहीं हुआ होगा, कॉपुलेशन हुआ होगा, मेटिंग हुआ होगा, बट वो लोग कई ऐसा मेथड, ऐसा चीज़ है जिसके यूज से बेबी का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया, नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब ये कॉन्ट्रासेप्शंस क्या होता है समझिएगा ध्यान से। कॉन्ट्रासेप्शंस का मतलब होता है द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकना, ठीक है ना, इन वोमेन्स, ठीक है, या फिर प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन, या फिर फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। टर्म्स में बताऊंगा प्रिवेंटिव फर्टिलाइजेशन क्या होता है। बाय एनी डिवाइस और केमिकल, कोई सा भी ऐसा केमिकल या ऐसा कोई सा भी डिवाइस जिससे हम लोग प्रेगनेंसी को रोक दें, उसी को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल पे मैं बता दूं, अच्छा बता रहा हूँ, पहले ये देख लेते हैं, वापस सुनिएगा। प्रिवेंसिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, अगर किसी वुमेन्स का प्रेगनेंसी को हमको रोकना है, ठीक है, अब उस चीज़ को रोकने के लिए जो भी चीज़ या जो भी डिवाइस अगर हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो डिवाइस हो या फिर चाहे वो केमिकल हो, डिवाइस क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा, केमिकल हो, ठीक है, उसी चीज़ को ही हम लोग कॉन्ट्रासेप्शंस कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक केमिकल का, केमिकल में एक एग्जांपल आ जाता है एक मेडिसिन। ठीक है, सपोज डेट की कोई एक छोटा सा मेडिसिन, बड़ा हो गया, छोटा मेडिसिन है, सपोज डेट ये छोटा सा मेडिसिन है, अगर कोई वुमेन्स प्रेग्नेंट हो गई है तो वो क्या करेगी, ये मेडिसिन को इन कर लेगी, खा लेगी, जब ये खा लेगी ना तो उसके बाद वो उसका प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगा, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्शंस हो गया, जो मेडिसिन हो गया ना,
ये क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्शन हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है इसको कॉन्ट्रासेप्शन। अब जो बर्थ कंट्रोल करते हैं ना, अभी थोड़ा देर पहले बताया ना कि जो बर्थ कंट्रोल होता है वो जब कंट्रोल किसी चीज़ को करते हैं तो वो 3 ऐसा मेथड है जिससे हम लोग बर्थ को कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी पेरेंट्स अपने बेबी को फॉर्मेशन नहीं करना चाहता है तो वो ये 3 मेथड ही है जिसमें से यूज़ करके उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि हम अभी फॉर्मेशन नहीं करना चाहते, मैरिज तो हो गया बट अभी मुझे फॉर्मेशन नहीं करना है बेबी का, तो इसी को हम लोग बर्थ कंट्रोल कहते हैं। और ये 3 मेथड अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है, देखिए अब ये तीनों मेथड क्या होता है, सबसे पहले बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड। देखिए तीनों मेथड बहुत ही फेमस है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है ना, जिसको फेमस कहते हैं या लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो बैरियर मेथड है। रीज़न क्या है ना, बैरियर मेथड में 15 से 20 रुपये ही खर्चा होता है बैरियर मेथड में, और वो क्या होता है, बेबी के फॉर्मेशन या फिर प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। केमिकल मेथड में करीब 450 से लेकर के 1000 रुपये इसमें खर्चे पड़ जाते हैं केमिकल मेथड में। ठीक है, तब जाकर के किसी भी प्रेगनेंसी को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, ये केमिकल मेथड है। और जो सर्जिकल मेथड है ना, अप टू 10,000 या 7,000 या फिर 8, ठीक है ना, इतना खर्चा पड़ जाता है एक सर्जिकल मेथड में, तब जा करके किसी भी वुमेन्स को प्रेगनेंसी को हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। तो अब आप ही बताइए ये तीनों में से सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा होगा, तो इस वजह से बैरियर मेथड ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, लेकिन सबका एक अलग अलग कंडीशंस होता है। ठीक है, अब देखिए बैरियर मेथड क्या होता है। बैरियर मेथड क्या होता है, इन द बैरियर मेथड द प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी बाय द फिजिकल डिवाइस। ठीक है, कुछ ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जिसके वजह से हम लोग प्रिवेंट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, अब कैसे फिजिकल डिवाइस है, देखिए फिजिकल डिवाइस है, मैं इसे हटा रहा हूँ। फिजिकल डिवाइस का मतलब क्या है, सपोज डेट ये कोई फीमेल का इस तरीके से ये फीमेल का पार्ट है ये। ठीक है, ये कोई फीमेल का पार्ट है, और कोई एक ये कोई मेल का पार्ट्स है। ठीक है ना, ये मेल का पार्ट है। ये मेल का पार्ट क्या है, ये एक मेल का पेनिस है, और ये क्या है, फीमेल का ये वेजाइना है। ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को वेजाइना कहते हैं। अब ये बैरियर मेथड क्या होता है ना, तो बैरियर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें से कोई ना कोई क्या है, क्या कहते हैं, डिवाइस यूज करते हैं। उस डिवाइस का नाम है कॉन्डम्स या फिर डायफ्राम्स, जिसे कैप भी कहते हैं। भी कॉन्डम्स क्या होता है, देखिए कोई एक मेल है, इस मेल का पेनिस है, इस मेल के पेनिस में क्या करते हैं, एक जैसे हम लोग बैलून फुलाते हैं ना, तो एक बैलून क्या होता है, इस पेनिस की चारों साइड में कवर कर लेता है। ठीक है ना, और ये कवर करने के बाद अब अगर ये कॉपुलेशंस करते हैं, कोई मेल फीमेल के वेजाइना में कॉपुलेशंस करते हैं, तो क्या इसका जो स्पर्म है वो कहाँ रिलीज होगा, वो स्पर्म जो रिलीज होगा वो इसी जगह पे रिलीज होगा, और वो इसी जगह पे रिलीज होगा तो क्या इसके वेजाइना में इन किया, इसका स्पर्म, जब इसके वेजाइना में ये स्पर्म ही नहीं रिलीज किया तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी वजह से ये यूज किया जाता है, जैसे कॉन्डम्स हो गया। ठीक है ना, ये एक बैरियर मेथड का एग्जांपल्स हो गया। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट ये एक है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, ये तो मेल के लिए था। डायफ्राम जो होता है ना, ये वोमेन्स के जो ओवरी है ना, इसमें ऐसे करके इस चीज लगा दिया जाता है।
ठीक है ना, डायफ्राम। अब ये डायफ्राम ऐसे करके जब लगा देते हैं तो अब ये नॉर्मल कोई मेल है, ये नॉर्मल कोई मेल है। अब ये पेनिस क्या करते हैं, इसमें इन करते हैं, और इन करने के बाद ये स्पर्म यहाँ पे रिलीज कर दिया, तो ये स्पर्म यहाँ पे, तो डायफ्राम एक बैरियर बन गया ना। अब ये स्पर्म आगे जाएगा क्या, आगे जा ही नहीं पाएगा फीमेल के यूट्रस में और या फिर ये ओविडक्ट में। जब जाएगा ही नहीं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो बेबी को फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस मेथड को, ये डायफ्राम जो होता है फीमेल में यूज होता है, और कॉन्डम्स जो होता है वो मेल में यूज होता है। और फीमेल में भी एक कॉन्डम्स होता है, कॉन्डम्स जो होता है वो मेल के लिए भी आता है और फीमेल के लिए भी आता है। ये आपका एक बैरियर मेथड हो गया, ठीक है। बैरियर मेथड का कुछ और देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। कॉन्डम्स एंड डायफ्राम्स प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम द मेटिंग। स्पर्म को, ये स्पर्म था ना यहाँ पे, ये स्पर्म्स को मेटिंग करने से रोकता है। किन से मेटिंग करने से, तो ये जो एग है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, एग, ये वाला एग, इस एग से मेटिंग करने से ये रोकता है, ठीक है ना। एक्टिंग एज ए बैरियर, क्यों एक बैरियर के तरीके से ना, क्योंकि एक तो प्लास्टिक का कवर इसके ऊपर लगा दिए थे, तो क्या ये इसमें स्पर्म जाएगा, इसमें नहीं होगा ना। सपोज डेट हम लोग क्या करते हैं, हैंड में ग्लव्स पहन लेते हैं। हैंड में ग्लव्स पहनने के बाद हम लोग अगर हैंड को पानी में भी इन करते तो हमारा हैंड तो भीगता नहीं है ना। तो जस्ट लाइक ये है आपका। नेक्स्ट है ना एंड इम्पॉर्टेंट, अब इसका जो ये जो है ना बैरियर मेथड, और खासकर ये जो कॉन्डम्स दिख रहा है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस वजह से होता है, क्योंकि ये कई तरह का बीमारी को भी रोक देता है, ठीक है। इट एंड द इम्पोर्टेंस द बेनिफिट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंस क्या है, ये इन द यूजेस ऑफ द कॉन्डम्स दैट द प्रोटेक्ट ए पर्सन फ्रॉम ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या होता है, कुछ ऐसा डिजीज होता है जो कि है ना, जब हम लोग मेटिंग करते हैं ना, तो मेटिंग करने के बाद वो बीमारी हो सकता है, ठीक है। जब कोई मेटिंग करता है कोई पर्सन, और सपोजिट ये बंदा बीमार है, उस बीमारी का नाम सपोजिट एड्स है, एड्स से ये संक्रमित है और अफेक्टेड है, और ये बंदा अगर इसके बॉडी के अंदर में स्पर्म को इन कर देता है, तो क्या होगा, ये फीमेल भी अफेक्टेड हो जाएगी और वो भी बीमार पड़ जाएगी। तो उस केस में अगर हम ये यूज़ करते हैं, कॉन्डम्स यूज करते हैं, तो ये चांसेस कम हो जाता है बीमारी होने से फीमेल में। मेल तो ऑलरेडी है ही बीमार, बट फीमेल नहीं होगी। लेकिन 100% श्योर और गारंटी नहीं होता है कि ये फीमेल बच जाएगी। कई केस ऐसा भी देखा गया है कि मेल यूज़ किया हुआ है ये वाला चीज़, फिर भी फीमेल इफेक्टेड हुई है, फीमेल बीमार हुई है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चित नहीं हो जाइएगा कि हाँ, अगर हम यूज़ कर लेते हैं ये बैरियर तो अब हम इफेक्टेड नहीं होंगे, तो ऐसा कहना गलत होगा, ठीक है। चांसेस इनमें भी होता है। हाँ, बोलिए कि मैक्सिमम चांसेस होता है या मिनिमम, तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम चांसेस होता है सेफ होने का, लेकिन थोड़ा सा भी चांसेस होता है। और 1% चांस भी है ना लोगों को काफ़ी मारने के लिए, डेथ होने के लिए। ये तो हो गया आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे में हो गया एड्स हो गया, गोनेरिया हो गया, फिर सिफिलिस हो गया। ये सब आपका जो डिजीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज, इसके बारे में और भी डिटेल्स पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। ये सारा डिजीज ही है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड क्या होता है। देखिए, केमिकल मेथड का मतलब क्या होता है ना, वैसा केमिकल जो प्रेगनेंसी को रोक दे। अभी तो ये जो था ना, ये वाला जो था कहाँ की कॉन्डम्स एंड डायफ्राम, ये केमिकल था क्या? केमिकल नहीं था, ये एक प्लास्टिक का बना हुआ था ना, कोई एक डिवाइस था ना। मतलब सपोज दैट ये एक प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक में हम कवर कर दिए, तो ये तो प्लास्टिक हो गया, ये प्लास्टिक था। बट ये जो केमिकल है ना, जस्ट लाइक एक केमिकल ही है। जैसे में एक मेडिसिन हम लोग खा लेते हैं, मेडिसिन मीन्स कोई टैबलेट्स हम लोग, कोई पिल्स हम लोग यूज करते हैं, तो वो जो पिल्स है ना, उसे आप लोग पानी में मिक्स कर देंगे तो बिल्कुल एकदम वाइट टाइप का हो जाएगा, वो एक केमिकल हो गया। तो वही केमिकल मेथड यूज करते हैं। अब केमिकल मेथड क्या होता है? इन द केमिकल मेथड द प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी द फीमेल यूज 2 टाइप्स ऑफ द पिल्स। अब केमिकल मेथड जो होता है ना, केमिकल मेथड में 2 तरह का ऐसा पिल्स होता है जिससे हम लोग बर्थ कंट्रोल को या फिर प्रेगनेंसी को हम लोग रोक सकते हैं, ठीक है। एक टर्म्स मैंने बताना भूल गया था, प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन एक टर्म्स था यहाँ पे ना, मैंने बताया था कि यहाँ पे प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन, एक था ब्रैकेट में लिखा हुआ, तो ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होने से रोकता है, वो टॉपिक था, ठीक है। अब ये समझिएगा, जैसे में एक होता है ऑरल पिल्स, ठीक है। केमिकल मेथड में क्या मैंने बताया, एक होता है ऑरल पिल्स होता है, दूसरा होता है एक वेजाइनल पिल्स। देखिए केमिकल मेथड क्या होता है, सपोज डेट ये तो देखिए
ये जो होता है फर्टिलाइजेशंस को रोकने के लिए होता है ना, लेकिन केमिकल मेथड है ना फर्टिलाइजेशंस को ये कैसे रोकता है देखिए ध्यान से। सपोज इट कोई फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई मीन्स वो कॉपुलेशंस की मेल के साथ वो प्रेग्नेंट हो गई। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या करती है ना वो फीमेल, एक ऑरल पिल्स, एक मेडिसिन आता है जिसे हम लोग ऑरल पिल्स कहते हैं। हाँ, ऑरल पिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हम लोग फीवर आता है तो फीवर होता है तो हम लोग पैरासीटामोल हो गया या फिर सेरोडीन हो गया, ये सब हम लोग इनहेल करते हैं ना, हम लोग खाते हैं ना, तो उसी पिल्स को ही हम लोग ऑरल पिल कहते हैं। वैसा मेडिसिन या वैसा पिल्स का मतलब क्या हो गया? पिल्स का मतलब ये छोटा वाला जो टैबलेट्स दिख गया ना, छोटा वाला ऐसा करके टैबलेट जो होता है, इसी को हम लोग पिल्स कहते हैं। तो ये जो पिल्स होगा, कई तरह का कैप्सूल फॉर्म में भी पिल्स होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी पिल्स होता है, ठीक है। तो ये सारा जो पिल्स है ना, अगर हम माउथ के थ्रू इन करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑरल पिल्स कहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन क्या है आपका? ये हो गया वेजाइनल पिल्स। अब देखिए सपोज इट क्या ना कि कोई मेल फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, अब क्या करेगी ना, उसे हमको प्रेगनेंसी को रोकना है, तो वैसे कंडीशंस में कई तरह का ऐसा मेडिसिन आता है जिसे हम लोग खाते हैं ना, तो उसके बाद वो उसके प्रेगनेंसी को वो रोक देते हैं। अब प्रेगनेंसी को कैसे रोकते हैं ना, कि सपोज इट कोई मेल में ये स्पर्म चला गया, इसके अंदर स्पर्म इसमें चला गया, स्पर्म जाने के बाद ये यहाँ पे गए और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो जैसे ही कई तरह का मेडिसिन हम लोग खाते हैं ना, तो ये जो फर्टिलाइजेशन वाला जो जायगोट था ना, जो बन गया था, ये जायगोट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ये ऑरल पिल्स क्या करता है? ये जायगोट जो है ना, इसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इसी को हम लोग ऑरल पिल्स कहते हैं। और वेजाइनल पिल्स क्या होता है? कई तरह का ऐसा मेडिसिन होता है जो है ना, हम लोग माउथ के थ्रू नहीं इनहेल करते, हम लोग क्या करते हैं, ये जो वेजाइना दिख रहा है ना आपका फीमेल का, ये जो फीमेल का पार्ट्स है, इस वेजाइना में उस पिल्स को इन कर देते हैं, ठीक है ना। क्या कर देते हैं? हैंड के थ्रू उस वेजाइना में पिल्स को इन करते हैं। अब जितना हो सके हम लोग इन कर देते हैं वेजाइना में। क्या किए? ये मेडिसिन को इन किए, और ये मेडिसिन इन करने के बाद ये मेडिसिन आस्ते आस्ते इस जगह पे वो चला जाता है, और इस जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे या यहाँ पे क्या होता है? फर्टिलाइज्ड हो रहा होता है स्पर्म, या फिर स्पर्म जा ही रहा होता है, या फिर ये वाला फर्टिलाइज होकर के इस जगह पे आ गया हो, कई कंडीशंस हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये वाला पिल्स यहाँ पे आने के बाद ये वाला जो जायगोट है या एम्ब्रायो है ना, इसी को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। जनरली जो होता है एम्ब्रायो जो होता है यहाँ पे, ये जो एम्ब्रायो होता है, इस एम्ब्रायो को ये वाला जो पिल्स है यहाँ पे जा करके ये गल जाता है, पूरी तरह से गल जाएगा, और ये केमिकल्स इसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग वेजाइनल पिल्स कहते हैं। तो ये हम लोग माउथ के थ्रू तो इन नहीं किए, ये हम लोग फीमेल के वेजाइना में इन किए थे, इस वजह से ये वेजाइनल पिल्स हो गया, ठीक है। ये ऑरल पिल्स क्या होता है? थोड़ा देर पहले ही आपको ऑरल पिल्स के बारे में बताया ना। ऑरल पिल्स क्या होता है? ऑरल पिल्स एक ऐसा मेडिसिन होता है जो हार्मोन्स कंटेन करता है, ठीक है। वो क्या कंटेन करता है? हार्मोन्स कंटेन करता है। क्यों कंटेन करता है? क्योंकि यही हार्मोन्स क्या करता है? स्टॉप करता है ओवरीज फ्रॉम द रिलीजिंग द ओवम। ये वाला जो फीमेल का पार्ट है ना, इसमें क्या परसेंट? इस ओवरीज में 1% है। तो ये जो मेडिसिन अगर हम लोग इनहेल करते हैं, मतलब फीमेल, ओनली फीमेल के लिए ये, तो फीमेल जैसे ये खाती है ना, तो ये फीमेल क्या करती है? फीमेल जैसे ये खाती है तो उसके उस मेडिसिन में हार्मोन्स होता है, और वो हार्मोन्स क्या करता है? ये जो ओवरी रिलीज होता है ना, ऐसे करके इस जगह पे, एग जो रिलीज होता है ना इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो ये एग रिलीज ही नहीं होने देता है, ठीक है ना। ये एग को रिलीज ही नहीं होने देता है। ये ऑरल पिल्स, इसी को कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका वेजाइनल पिल्स। क्या होता है? तो मैंने बताया था ये वेजाइना है, इस वेजाइना के पार्ट्स में हम लोग ये मेडिसिन को इन कर देते हैं फिंगर के थ्रू, ठीक है। अब ये वेजाइनल पिल्स क्या कंटेन करता है? ये केमिकल कंटेन करता है। ये कौन सा केमिकल? ये स्पर्मिसाइड्स कंटेन करता है,
स्पर्मिसाइड्स क्या होता है? स्पर्मिसाइड्स का मतलब होता है स्पर्म को मिटा देना, मतलब स्पर्म को ख़त्म करने वाला मेडिसिन होता है। तो ये मेडिसिन क्या करता है ना, सपोज इट ये दूसरा केस है, ये फर्टिलाइज हो गया, ये फर्टिलाइज होकर के इस जगह पे आ गया, तो ये क्या करेगा ना, तो ये वाला मेडिसिन इसको किल कर देगा, मतलब स्पर्म को ख़त्म कर देगा। या फिर पहले भी कर सकता है, The vaginal pills contain the chemical sperms which kill the sperms, ठीक है ना, ये स्पर्म्स को क्या कर देगा, किल कर देगा। ये हो गया आपका vaginal pills। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल मेथड। अब देखिए सर्जिकल मेथड थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इनमें आपको डॉक्टर का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और डॉक्टर आपको ऑपरेशन का डेट देगा और वो ऑपरेशन करेगा। मैं डायग्राम भेज दूंगा ये क्या होता है सर्जिकल मेथड में। सर्जिकल मेथड में दो चीज़ होता है, पहला होता है क्या, वेस्कोटॉमी। दो मेथड यूज कर सकते हैं सर्जिकल मेथड में। दूसरा मेथड होता है ट्यूबोक्टॉमी। अब ये ट्यूबोक्टॉमी क्या होता है, हमारी एक स्टूडेंट थी, नाम नहीं बताऊंगा, बट वो स्टूडेंट को ये ट्यूबोक्टॉमी जो है ना, नेम बोलना बहुत पसंद था, तो वो बार बार वो ट्यूबोक्टॉमी बोलती थी, तो याद आ गया अचानक। तो ये देखिए ट्यूबोक्टॉमी, वेस्कोटॉमी क्या होता है, वेस्कोटॉमी ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वेस्कोटॉमी क्या होता है, वेस्कोटॉमी ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए होता है, इस बात को याद रखिएगा। वेस्कोटॉमी किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। ट्यूबोक्टॉमी किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है। अब होता है क्या है दोनों में, वेस्कोटॉमी में क्या होता है, ये देखिए ये वाला मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये वाला मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या है, पेनिस है, इस पेनिस के जस्ट नीचे में ये क्या है, स्क्रोटम है, और तो इस स्क्रोटम के नीचे में ये ब्लू वाला जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये वाला ब्लू वाले पॉइंट को हम लोग टेस्टिस कहते हैं। और इस टेस्टिस में किनारे साइड में एपिडेडिमिस था, और इस एपिडेडिमिस से ऐसे करके एक ट्यूब गया हुआ था, ठीक है। इस ट्यूब को क्या करते हैं ना, हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है, और कट करके इसको बिल्कुल बांध देते हैं, अच्छी तरीके से टाइटली पैक्ड करते हैं। अब ये वाला में भी इसी तरीके से करते हैं। अब सपोज देखिए, अब इसमें ये जो कनेक्शन तो टूट गया ना, क्या स्पर्म यहाँ से रिलीज होकर के इससे पास हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो जब ये स्पर्म पास ही नहीं हो पाएगा, तो ये क्या स्पर्म इनसे निकलेगा, ये पेनिस से स्पर्म निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। जब स्पर्म ही नहीं निकल रहा है टेस्टिस से, तो ये नहीं निकलेगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेस्कोटॉमी, जो कि मेल में होता है। स्मॉल पोर्शंस ऑफ स्पर्म डक्ट, इसे हम लोग स्पर्म डक्ट भी कहते हैं ना, एंड बोथ द कट, दोनों एंड्स को कट कर देते हैं और हम लोग टाइट कर देते हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से बांध देते हैं। इसी प्रोसेस को वेस्कोटॉमी कहते हैं। देखिए वेस्कोटॉमी, ट्यूबोक्टॉमी, पहले ट्यूबोक्टॉमी देखिए। ट्यूबोक्टॉमी क्या होता है, ये फीमेल में होता है, इसमें भी स्मॉल पोर्शंस में ओविडक्ट, किसे, ओविडक्ट को रिमूव करते हैं। ओविडक्ट को रिमूव का मतलब ऐसे नहीं काट करके हटा देते हैं। सपोज ये ओविडक्ट है ना, तो इस ओविडक्ट को इस तरीके से काट देते हैं और यहाँ पे बिल्कुल बांध देते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसको बांध देते हैं। अब क्या ये ओवरीज यहाँ से रिलीज होकर के इस जगह पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। जब ओवरीज रिलीज होकर के दोनों साइड में कट करते हैं, दोनों साइड में कट कर देते हैं। जब दोनों साइड में कट कर देंगे, तो क्या ओवरीज बाहर आकर के इस जगह पे आएगा, या फिर स्पर्म इसके पास इस जगह पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और ऐसा कंडीशन नहीं हो ही नहीं पाएगा, तो क्या ये फीमेल अब प्रेग्नेंट हो सकती है, प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, मीन्स फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, प्रेग्नेंट क्यों कैसे होगा। तो ऐसे प्रोसेस को ही ट्यूबोक्टॉमी कहते हैं, ठीक है। अब ये ट्यूबोक्टॉमी कब करते हैं, सपोज इट को कोई वोमेंस है जिनका 1 बच्चे 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी हैं ये हो गए हैं। अब वो चाहती है क्या कि मुझे कोई मेथड, जो मुझे कोई केमिकल मेथड यूज़ नहीं करना है, या फिर मुझे कोई मेडिसिन नहीं खाना है, तो वो क्या करती है, जनरली ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देती, मतलब वो अपॉइंट वगैरह लेकर के वो ऑपरेशन करवा लेती है। इससे क्या होता है, ये परमानेंटली वाला बात है। अब परमानेंटली अब वो माँ नहीं बन सकती, मीन्स फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है, ना ही बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। ये वाला ऑपरेशन अगर कर लेती है कोई फीमेल, तो ठीक है। और ये वाला जो है ऑपरेशन अगर कोई मेल करता है, तो मेल के साथ नहीं रिलीज होगा। अब देखिए हमेशा देखा गया है क्या कि मेल को ये वाला ऑपरेशन, आप तो कभी सुने नहीं होंगे कि मेल ऑपरेशन करता है। जनरली सुने होंगे क्या कि फीमेल ऑपरेशन कराती है, और फीमेल ऑपरेशन करवा करके बोलती है कि अच्छा अब ये मदर नहीं बन सकती है। लेकिन मेल के साथ ऐसा नहीं होता है। मेल थोड़ा सा जानते ही है मेल कैसा होता है, ठीक है, वो क्यों ऑपरेशन कराएगा, वही वाला कहानी है। तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। देखिए हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आज जाकर के कंप्लीट हो गया है।
और ये चैप्टर भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, वो टॉपिक आपको प्लांट से रिलेटेड है। वो एक छोटा सा टॉपिक है, वो मैं क्लियर करके आज मैं चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा। ठीक है।